डियर स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड का ए पोर्शन ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स प्रक्रम। इस चैप्टर के आज के अध्ययन में हम इसका लास्ट पोर्शन ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों के निष्कर्षण में कौन कौन से सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं या तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार से हम करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य धातुओं के निष्कर्षण से है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जब हम तत्वों का निष्कर्षण करते हैं तो उन्हें हम उनके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं। तत्वों के अयस्क भूमि से हम प्राप्त कर लेते हैं। भूमि की जो प्रॉपर्टी है, जो सतह है, उसके अंदरूनी हिस्सों से या बाह्य सतह है, उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ वो हमें प्रचुर मात्रा मिलते हैं वहाँ से हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं फिर उनको हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो इजी गोइंग हो सके। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद में हम उस अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण के द्वारा उस अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। तो जब हम सांद्रण करते हैं तो सांद्रण करने के लिए हम उस अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति के आधार पर कोई विशिष्ट प्रक्रम या एक से अधिक जो प्रोसेस हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गुरुत्वीय विधि या जल निक्षालन विधि, झाग पलवन विधि या चुंबकीय विधि या केमिकल मेथड्स। जैसे अगर अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं वो अयस्क की तुलना में अत्यधिक हल्की या भारी हैं, तो हम उनको गुरुत्वीय विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। या जो अशुद्धियाँ हैं वो जल में घुलनशील हैं, तो हम जल के द्वारा उनका निक्षालन करके या जल के द्वारा उनको धोकर उनको पृथक कर सकते हैं। जो सल्फाइड अयस्क हैं उन सल्फाइड अयस्क में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से हम झाग पलवन विधि का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पलवन कारक और झाग कारक एजेंट्स को यूज़ करके इस विधि को कंप्लीट करते हैं। अगर अयस्क या अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति एक दूसरे के अपोजिट हों, तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा उस अयस्क का सांद्रण करते हैं। या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा भी हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। जब अयस्क हमें सांद्रित अवस्था में प्राप्त हो जाता है तो फिर उस अयस्क को हम, क्योंकि वो अयस्क हमें सल्फाइड अवस्था में भी हो सकता है या कार्बोनेट फॉर्म में भी हो सकता है, सल्फेट फॉर्म में भी हो सकता है, तो उन अयस्क को हम सामान्यतः ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। या अगर हम मेटालिक जो और है उनकी बात करते हैं तो हम जो मेटालिक सल्फाइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं उनको मेटल ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस या कैल्सिनेशन प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें हम रोस्टिंग प्रोसेस में हम जो अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करते हैं, जिससे वो ऑक्साइड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और
कैल्सिनेशन या निस्तापन विधि में हम जो अयस्क है उस अयस्क को वायु की अब्सेंस में ही हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वो ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। ऑक्साइड फॉर्म में आने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में उस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड में मेटल है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, और जब वो प्योर मेटल की फॉर्म में आएगी तो उदासीन अवस्था में। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है। इस कारण हम क्या कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन हो रहा है। तो मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन हम कई विधियों से कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन विधि के द्वारा, या अलग अलग प्रकार के जो अपचायक हैं, रिडक्टेंट हैं, उनके द्वारा उनका रिडक्शन करना, जैसे कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, या एल्युमिनियम के द्वारा, या जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा, परगलन के द्वारा भी हम अपचेत कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन है उसके द्वारा भी हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड मुख्य रूप से हम जो हैलाइड फॉर्म में जो एस्क होते हैं उनको हम रिड्यूस करके मेटल को प्राप्त करते हैं। जब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करते हैं तो उनका जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट हैं वो बहुत यूज़फुल होता है। उनके आधार पर हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि किसी धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के जो विभिन्न प्रकार की प्रोसेस है उनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो ज़्यादा सुविधाजनक है या आसानी से हो सकता है, जिसमें जो कम एनर्जी या कम लागत आती है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है इसमें हम इस प्रकार से जो प्रोसेस हैं, जैसे यहाँ पर हम एक रिएक्शन देख रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए ये गिब्स फ्री एनर्जी है। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड में या कार्बन डाइऑक्साइड में या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन प्रोसेस के लिए भी गिब्स फ्री एनर्जी है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्वतः अपने आप होगा। जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा उस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उस पर लागत बहुत कम आएगी। तो ये जो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है ये मेटल के एक्सट्रैक्शंस में यूज़ होता है, और ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट यहाँ पर हम एलिंगम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। उसके द्वारा हम इस थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर हम गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमने पीछे लास्ट पेज पे जो रिएक्शंस लिखी थी उन रिएक्शंस को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट आरेख है, यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहा है ये इस रिएक्शन के लिए है जहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो ग्राफ है इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो ढलान के रूप में है या तिरछी रेखाओं के रूप में है, और एक ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में है। तो कौन सा जो ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में होगा या कौन सी ढलान के रूप में हमें प्राप्त होगा, वो डिपेंड करता है कि वो ग्राफ या वो लाइन जिस परिवर्तन के लिए है उस परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है। अगर उस परिवर्तन के दौरान एंट्रोपी चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, डेल्टा एस का वैल्यू 0 है, तो उस परिवर्तन के लिए जो ग्राफ की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। जैसे यहाँ पर हम इसके लिए बात करते हैं कि जब से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि
हाफ सी प्लस हाफ CO2 सॉरी हाफ O2 और इसकी रिएक्शन से हाफ CO2 बन जाएगा। तो जब हम कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण का अध्ययन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर हाँ बैलेंस करेंगे तो हाफ कार्बन है और 1 मोल ऑक्सीजन का, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट, तो इन रिएक्टेंट में से जो कार्बन है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है। तो एंट्रोपी को काउंट करने के लिए जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं, उनको हम काउंट करते हैं। तो इस परिवर्तन के लिए रिएक्शन से पहले या रिएक्टेंट के रूप में जो गैसियस रिएक्टेंट है उनके मोल की संख्या हाफ है और प्रोडक्ट के गैसियस जो प्रोडक्ट है वो भी हाफ है। तो उस कंडीशन में जब दोनों तरफ गैसियस मोल सेम है तो हम कहेंगे कि यहाँ डेल्टा एस का वैल्यू 0 है, इस कारण ये स्ट्रेट लाइन आया। तो ये हम जैसे पीछे वाली जो रिएक्शंस यहाँ पर जो शो कर रखी है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसके लिए ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है और ये गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ रिएक्शन से पहले हाफ मोल गैस के और यहाँ भी हाफ मोल। तो रिएक्शन से पहले और बाद में जब गैसियस मोल की संख्या सेम है तो वहाँ पर हम कहेंगे डेल्टा एस का वैल्यू 0 होगा। जहाँ डेल्टा एस का वैल्यू 0 वहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी। तो ऐसा ही यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस मोल हाफ मोल है और रिएक्शन के बाद हमें गैसियस मोल प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो रिएक्शन से पहले तो डेल्टा एस का मान ये इसके हाफ मोल के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसके प्रोडक्ट के रूप में तो गैसियस मोल है ही नहीं। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस ऑफ रिएक्टेंट माइनस एफ ऑफ प्रोडक्ट। तो उस कंडीशन में यहाँ डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए डेल्टा एस का मान पॉजिटिव। यहाँ पर हम सेकेंड रिएक्शन में देखें तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ये हाफ मोल गैसियस और ये 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हाफ मोल है जबकि प्रोडक्ट के रूप में 1 मोल है गैसियस फॉर्म में। तो मोल की संख्या बढ़ते ही एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट का जब एंट्रोपी अधिक है तो डेल्टा एस का मान नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए डेल्टा एस का मान नेगेटिव। तो इस प्रकार इन रिएक्शंस के लिए हम डेल्टा एस का मान निकाल सकते हैं। तो जिनके लिए डेल्टा एस का मान 0 आएगा उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट होगा। जिनके लिए डेल्टा एस का मान नेगेटिव आएगा वो इस प्रकार से नेगेटिव स्लोप शो करेंगे और जिनके लिए डेल्टा एस का मान पॉजिटिव आएगा वो इस प्रकार से पॉजिटिव स्लोप शो करेंगे। तो यहाँ इन दोनों के लिए डेल्टा एस का मान पॉजिटिव है। ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए जो डेल्टा एस का मान है वो नेगेटिव है और यहाँ इस कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने का जो प्रोसेस उसके लिए डेल्टा एस का मान 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस कारण ये बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हुआ डेल्टा एस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ पर ये डेल्टा जी वैल्यू हमें शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जब हम ऊपरी तरफ जा रहे हैं तो डेल्टा जी का मान बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ के आधार पर जैसे यहाँ पर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। इन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि T1 से जब टेम्परेचर अधिक होगा
उस कंडीशन में धातु ऑक्साइड का जो अपचयन है उसके अपचयन के लिए कार्बन का उपयोग किया जा सकता है। इसे T1 से अधिक ताप पर धातु के अपचयन के लिए, धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए हम कार्बन का अपचायक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन स्वयं कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब ये इस टेम्परेचर से हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे उस ताप की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आ रही है, इसके लिए डेल्टा जी का मान ज़्यादा कम आ रहा है। T2 ताप की जब हम बात करते हैं तो T2 ताप से अधिक ताप पर जो कार्बन है वो धातु ऑक्साइड को धातु में जब अपचयित करेगा तो वो खुद CO2 के रूप में ऑक्सीकृत होगा। यहाँ कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकृत होता है, जबकि यहाँ पर वो CO2 के रूप में ऑक्सीकृत होगा। इसी प्रकार T3 टेम्परेचर से अधिक ताप पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर धातु के अपचयन के लिए जो अच्छा उपयुक्त अपचायक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करते हुए खुद CO2 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस प्रकार एलिंगम डायग्राम के द्वारा या उसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तापक्रम पर कौन से अपचायक को धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए हमें प्रयुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार आज ये लेक्चर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम। असाइनमेंट आपको भेजे जाएंगे, वो आप कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।